सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, अगर फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाईफाई स्टडी पे। दोस्तों, आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट के पास यहां पर ठाकुर पब्लिकेशन की जो बुक है, क्योंकि अभी आपको पता है कि एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो अब इस टाइम में आप लोगों बुक लेने का कोई मतलब नहीं निकलता है ना। और बात करते हैं यहाँ पर कि आप लोगों ने सीरीज़ ले रखा होगा, और यहाँ पर सबसे बड़ी बात कर लेते हैं यहाँ पर कि जिन भी स्टूडेंट के पास ठाकुर पब्लिकेशन के नहीं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ से उठाए जाते हैं, लगभग क्वेश्चन आपके वहाँ से उठाए जाते हैं। पवन में सीरीज़ में कर लीजिए, सीरीज़ में काफ़ी सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो रॉन्ग होते हैं, लेकिन यहाँ पर मतलब मोस्टली बहुत कम ही रॉन्ग देखने को मिलता है, वैसे होता ही नहीं है, समझ लीजिए। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन एजुकेशन 8 जो है आपका, उसका दोस्तों यहाँ पर पूरा का पूरा जितना भी ठाकुर पब्लिकेशन का बहुविकल्पीय प्रश्न है वो सारा इस वीडियो में मैं आपको कराने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आपको पता है कि मैराथन क्लास जो आपकी होंगी वो बहुविकल्पी की मैराथन, चाहे जो मैराथन, लगभग मैराथन ही क्लास होंगी। और इसके बाद मैं जस्ट आपको जो वीडियो दूंगा वो इसी सब्जेक्ट की दूंगा, लेकिन इसी सब्जेक्ट के साथ साथ जो भी आपके प्रीवियस ईयर के होंगे, है ना, प्रीवियस ईयर के जितने भी प्रश्न होंगे, चाहे वो 2017 में पूछे गए हों, 2016 में पूछे गए हों, 2018 में पूछे गए हों, 2019 में पूछे गए हों, सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस बहुविकल्पी करा दूंगा। उसके बाद एक वीडियो आपके लिए एक लेकर के आऊँ जिसमें से आपके 2017 के, 2018 के, 2019 के जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनके दो पार्ट, यानी कि आपका बहुविकल्पी पार्ट और एक आपका अति लघुत्तरी पार्ट। लघुत्तरी पार्ट तो आप पढ़ ही सकते हो, उनमें कोई दिक्कत नहीं। प्रीवियस ईयर पेपर में लघुत्तरी कराने का कोई मतलब ही नहीं निकलता है। तो दो पार्ट उसके मैं करवा दूंगा, मतलब तैयारी आपकी ज़बरदस्त हो जाएगी, बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। बस आपको ध्यान से पढ़ना है बस, ठीक है। शुरुआत करते हैं दोस्तों पहले चैप्टर से। यहाँ पर पहले चैप्टर के जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न, हालांकि इससे पहले मैं एक बार करवा चुका हूँ लेकिन वो अलग थे, लेकिन एक वीडियो में यहाँ पर आपको सारे देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। जितने भी 5 चैप्टर हैं वो सभी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर कि भौतिक संसाधनों के अंतर्गत आते हैं, क्या आते हैं? विद्यालय भवन आते हैं, शिक्षक आते हैं, प्रधानाचार्य आते हैं, या फिर आपके छात्र आते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हमारा बनता है, ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, और ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो इस वीडियो का दोस्तों यहाँ पर इस क्वेश्चन का भौतिक संसाधनों के अंतर्गत क्या आते हैं, ठीक है। भौतिक संसाधनों के अंतर्गत क्या आते हैं, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका विद्यालय भवन। ये सब इसके किसके अंतर्गत आ जाते हैं? सर, भौतिक संसाधन होते हैं ना ये सब, तो भौतिक संसाधनों के अंतर्गत आ जाते हैं। अगला प्रश्न हो जाता है हमारा कि विद्यालय भवन के निर्माण में बंद योजना के अंतर्गत इमारतें आती हैं। तो ये जो इमारतें होती हैं ये आपके आयत आकार की भी होती हैं, ठोस तो होती ही हैं, ठोस आयत भी होती हैं, शून्य आयत भी होती हैं। तो सर ऑप्शन नंबर डी को यहाँ पर लॉक करेंगे। किसको लॉक करेंगे सर? ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन बनता है कि प्रधानाध्यापक विद्यालय के आंतरिक एवं बाह्य प्रशासन के मध्य एक कड़ी है, यह कथन किसका है सर? यह कथन सर किसका हो जाएगा? तो सर थर्ड नंबर का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एस.एन. मुखर्जी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। क्या हो जाएगा सर? एस.एन. मुखर्जी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगला फोर्थ नंबर क्वेश्चन बनता है कि ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? ग्राम शिक्षा समिति आप लोगों को पता ही होगा, है ना, आप लोगों को ग्राम शिक्षा समिति तो पता ही होगा। अब बात करते हैं उस शिक्षा की समिति का अध्यक्ष कौन होता है। तो सर उसका अध्यक्ष यहाँ पर होता है ग्राम प्रधान होता है। क्या होता है सर? ग्राम प्रधान होता है। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि विद्यालय प्रबंधन का उत्तरदायित्व होता है। विद्यालय प्रबंधन जो होता है सर उसका उत्तरदायित्व होता है, किसको होता है? प्रधानाध्यापक को होता है, प्रबंधक को होता है, शिक्षक को होता है, या छात्र को होता है? तो सर 5 नंबर का राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर प्रधानाध्यापक हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? यहाँ पर हमारा हो जाएगा प्रधानाध्यापक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 6 नंबर यहाँ पर बनता है यहाँ पर कि संस्थागत नियोजन जो होता है, नाम आप लोगों ने सुना होगा, संस्थागत नियोजन से बचत होती है धन की, धन, श्रम, समय, या फिर उपयुक्त सभी। तो देखिए संस्थागत अगर नियोजित अगर संस्थागत नियोजन से बचत होती है तो उसमें आपके धन की भी बचत होती है, श्रम की मतलब श्रम भी कम लगता है, मेहनत भी कम लगती है, और समय की भी बचत होती है। तो सर ऑप्शन नंबर डी को यहाँ पर लॉक करेंगे। किसको लॉक करेंगे सर? ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है यहाँ पर कि समुदाय सबसे छोटा ऐसा क्षेत्रीय समूह है, समुदाय जो है सबसे छोटा ऐसा क्षेत्रीय समूह है जिसके अंतर्गत सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ सकते हैं। जी, सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ सकते हैं। किसने कहा था सर? के डेविड ने कहा था। के डेविड ने कहा था, या फिर डेविस ने कहा था, या मैकाइवर एवं पेज ने कहा था,
या फिर सर जिन्सबर्ग ने कहा था या स्पेंसर ने कहा था? तो सर यहाँ पर राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा सर, बिल्कुल सही। जितने भी साथी हमारे सर ऑप्शन नंबर ए की साइड जा रहे हैं के डेविस, उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ से हमारा बनता है दोस्तों, देखिए सुपर फास्ट तरीके से आप तैयारी आप लोग शुरुआत कर दिए हैं, तो आप लोग जुटे रहिए, क्योंकि आपको पता है यार बैक आ जाता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। अब एग्ज़ाम होगा, कल एग्ज़ाम होगा, इस दिन एग्ज़ाम होगा, इतने दिन बाद होगा, बैक क्लियर करो, फिर फ्रेश वाला, फिर प्रमोट से बाहर हो जाओ अगर प्रमोट होता है तो, मतलब बहुत चीज़ें आपको झेलनी पड़ती हैं। तो इस वजह से अगर आप एक बार मेहनत कर लेते हो तो इन सभी चीज़ों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। बाद में जो मेहनत करना पड़ता है, इधर धरना दो, उधर धरना दो, वो करो, फिर से तैयारी करो, फिर से पेपर दो, ये सब मेहनत करने से अच्छा है एक ही बार में मेहनत कर लीजिए और जितना भी है सब कुछ निकल जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन की, 8 नंबर क्वेश्चन की, जो कि हमारा दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि अभिभावक एवं शिक्षक संघ का अध्यक्ष होता है। अभिभावक शिक्षक संघ का अध्यक्ष कौन होता है? अभिभावक शिक्षक संघ का अध्यक्ष कौन होता है सर? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसका अध्यक्ष कौन होता है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये आप सभी के लिए और सभी को पता भी है। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विद्यालय में प्रमुख मानवीय संसाधन है। विद्यालय में प्रमुख मानवीय संसाधन, तो आपका इसमें संसाधन आपका प्रधानाध्यापक, शिक्षक और छात्र। प्रधानाध्यापक, शिक्षक, छात्र। तो सर राइट नंबर 9 नंबर का ऑप्शन नंबर डी को सर लॉक करेंगे यहाँ पर। उपयुक्त तो सभी हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर, उपयुक्त तो सभी के साइड चला जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति लाइवर शब्द से हुई है, यह किस भाषा का शब्द है? लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति लाइवर शब्द से हुई है, यह किस भाषा का शब्द है? तो यह सर किस भाषा का शब्द हो जाएगा? तो सर यह लैटिन भाषा का शब्द हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों, पहले चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 11 है कि संस्थागत योजना निर्माण राष्ट्र विकास में मील का पत्थर है तथा राष्ट्रगान की प्रगति का भविष्य द्योतक है। यह कथन है, यह कथन किसका हो जाएगा सर? M.B. बुच का हो जाएगा, प्रोफेसर S.K. दुबे का हो जाएगा, या R.S. ड्रेवर का हो जाएगा, जेम्स लुंडे का हो जाएगा? तो सर 11 नंबर का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? 11 नंबर का राइट आंसर हमारा प्रोफेसर S.K. दुबे हो जाएगा सर। ऑप्शन नंबर किसको लॉक करेंगे सर? ऑप्शन नंबर बी को यहाँ पर हम लोग लॉक कर दिए हैं, ऑप्शन नंबर बी सर। अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों यहाँ पर कि विद्यालय भवन का आकार होता है। विद्यालय भवन का आकार होता है, देखिए विद्यालय किसी भी आकार का हो सकता है, भवन किसी भी आकार के हो सकते हैं। कभी कभी इधर से बिल्डिंग, इधर यू आकार का भी होता है, एल आकार का भी होता है, ई आकार का भी हो जाता है। सर ऑप्शन नंबर डी को यहाँ पर लॉक करेंगे, उपयुक्त तो सभी, मतलब किसी भी आकार का ये हो सकता है। 13 नंबर क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर कहता है दोस्तों, क्या कहता है कि विद्यालय भवन निर्माण में ध्यान रखा जाता है। विद्यालय भवन निर्माण में ध्यान रखा जाता है छात्रों की संख्या का, आर्थिक संसाधन का, उपयुक्त दोनों का, या किसी का भी नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जवाब आपका छात्रों की संख्या का भी ध्यान रखना चाहिए और आर्थिक संसाधन। ऐसा नहीं है कि मतलब आप स्कूल में सारा कुछ लगाते जाओ, सारा जितना भी पैसा आ रहा है वो आप स्कूल में लगाते जाओ, फिर टीचर यहाँ से भाग जाएंगे, मतलब उनको सैलरी टाइम पे नहीं मिलेगी तो वो भाग जाएंगे। और बात करते हैं यहाँ पर कि इसके निर्माण में ध्यान रखना चाहिए, छात्रों की संख्या का भी ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 10 छात्र हैं और आप बिल्डिंगें बनवा दे रहे हो, पूरी 3-3, 4-4 मंजिला बिल्डिंगें जो है वो बनवाए दे रहे हो, तो उसमें से क्या मतलब 10 छात्र हैं, ठीक है, तो उनकी संख्या पर निर्धारित करता है कि विद्यालय का भवन निर्माण ध्यान रखना चाहिए। तो उपयुक्त दोनों के साइड चला जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा सर? उपयुक्त दोनों के साइड चला जाएगा, ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे। अगला हो जाएगा हमारा खेल की आवश्यकता होती है मानसिक विकास है तो आवश्यकता होती है शारीरिक विकास है, दोनों के लिए, किसी के लिए भी नहीं। तो ये तो आप तुक्का मार सकते हो, यहाँ पर सुन के तुक्का मार सकते हो, दोनों के लिए, क्योंकि मानसिक विकास भी जरूरी है और शारीरिक विकास भी जरूरी है बच्चे का। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि विद्यालय के पत्र पत्रिकाओं की व्यवस्था की जाती है। विद्यालय में पत्र पत्रिकाओं की व्यवस्था की जाती है पुस्तकालय में, प्रयोगशाला में, कार्यालय में या छात्रावास में। तो देखिए छात्रावास में तो इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं होती है ना सर, छात्रावास में इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं होती। कार्यालय में कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि कार्यालय में सारे स्कूल के कार्य होते हैं। प्रयोगशाला में इसकी आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती। सब पुस्तकालय हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, क्योंकि जितनी भी बुक होती हैं सब पुस्तकालय में रखी होती हैं। अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की, जो कि हमारा क्या कहता है कि विद्यालय में मानवीय संसाधन का अंग है। विद्यालय में मानवीय संसाधन का अंग है, शिक्षक है, छात्र है, समुदाय है या उपयुक्त सभी। तो सर यहाँ पर राइट आंसर हमारा उपयुक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके शिक्षक, छात्र और समुदाय सभी आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित कथन किसका है? निम्नलिखित कथन किसका है कि मानवीय संसाधनों का प्रबंधन व सार्वभौमिक तकनीकी है जो विद्यालय के संबंध मानवों से अधिक
मानवों से सर्वाधिक सहयोग प्राप्त कर संपूर्ण समाज तथा राष्ट्र की आकांक्षाओं की पूर्ति करती है ना। तो सर 17 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो सर 17 नंबर का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी को सर लॉक करेंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे, ओपी शर्मा को लॉक करेंगे। सर ये किसका है, ओपी शर्मा का ये कथन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनता है क्वेश्चन नंबर 18, प्रधानाध्यापक में निम्नलिखित में किन गुणों का होना आवश्यक है। किन गुणों का होना आवश्यक है, सुगमकर्ता का, प्रेरणादायक का, नेतृत्व की क्षमता का, या उपयुक्त सभी। तो सर 18 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 18 नंबर का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है ना, उपयुक्त सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि प्राथमिक विद्यालय प्रबंधन हेतु गठित पीटीए का उपाध्यक्ष होता है। पीटीए का उपाध्यक्ष होता है, तो पीटीए का उपाध्यक्ष इसमें से कौन होता है, तो सर 19 नंबर का सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रधानाध्यापक जो होता है वो इसका उपाध्यक्ष होता है। अगला हो जाएगा कि विलेज एजुकेशन कमेटी के गठन के लिए आवश्यक है। विलेज एजुकेशन कमेटी के लिए गठन के लिए आवश्यक है, तो सर एक महिला का होना, 2 महिलाओं का होना, 3 महिलाओं का होना है, महिला का होना आवश्यक ही नहीं है। तो सर 20 नंबर का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक महिला का होना आवश्यक है। एक महिला का होना आवश्यक है। बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमारा शुरू होता है चैप्टर नंबर 2। जी हाँ दोस्तों, चैप्टर नंबर 2 यहाँ से हमारी शुरुआत होती है, और चैप्टर नंबर 2 के आपके जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सारे इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों ये स्पेशली ठाकुर पब्लिकेशन की बुक है, और ये बुक मतलब ये बुक का सेट जो है काफ़ी कॉस्टली आता है, तो आप लोग लेने इसको मत लीजिएगा, क्योंकि उसके ही तो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, तो लेने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। ठीक है, जब आपको मैं खुद यार खरीद के करवा रहा हूँ तो आपसे कोई मतलब ही नहीं है उसका लेने का। इसकी पीडीएफ भी आपको मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा विद आंसर, आप लोग वहाँ से जाके अब आराम से पढ़ सकते हो, एग्जाम के टाइम भी आराम से पढ़ सकते हो। सारा क्वेश्चन आपको एक जगह पे प्रोवाइड हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों बहुविकल्पी प्रश्न। पहला क्वेश्चन चैप्टर 2 का हो जाएगा कि उच्च प्राथमिक विद्यालयों का प्रतिवर्ष कितना विद्यालय अनुदान प्राप्त किया जाता है। कितना विद्यालय अनुदान है वो प्राप्त किया जाता है। पहला 7,000, 5,000, 8,000 या 10,000। तो सर कितना अनुदान प्राप्त किया जाता है, वो अनुदान की जो संख्या है वो हो जाएगा यहाँ पर 7,000। 7,000 अनुदान जो है वह प्राप्त किया जाता है। अगला हो जाएगा हमारा कि टीएलएम के अंतर्गत प्रत्येक अध्यापक को राशि प्रदान की जाती है। प्रत्येक अध्यापक को जो राशि प्रदान की जाती है वो आपको पता होना चाहिए, 500 राशि जो है वह प्रदान की जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, पाठ्य पुस्तक अध्ययन क्षेत्र की किसी शाखा की एक प्रमाणित पुस्तक होती है, कथन किसका है। ये कथन किसका है, तो सर ये कथन हो जाएगा लैंज का, है ना। ये कथन किसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी लैंज का हो जाएगा। लैंज का ये कथन हो जाएगा, किसका हो जाएगा सर, लैंज का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनता है क्वेश्चन नंबर 4, कहता है कि समय सारणी विद्यालय का स्पार्क प्लग है। समय सारणी विद्यालय का स्पार्क प्लग है जो उसकी विभिन्न क्रियाओं तथा उसके विभिन्न कार्यक्रमों को संचालित करता है, कथन किसका है ना। तो ये कथन किसका हो जाएगा, गैंड एवं शर्मा का हो जाएगा, जसवंत सिंह का हो जाएगा, जसवंत विक्त का हो जाएगा, या एस.के. कोचर का हो जाएगा, या एस.के. कोचर का हो जाएगा। तो सर 4th नंबर का राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे सर, जसवंत सिंह को लॉक करेंगे। किसको लॉक करेंगे सर, जसवंत सिंह को लॉक करेंगे। अगला 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सामाजिक गतिविधियों के अंतर्गत क्रियाएं आती हैं। सामाजिक गतिविधियों के अंतर्गत क्रियाएं आती हैं, साक्षरता कार्यक्रम, एनएसएस, स्काउटिंग एवं गाइडिंग, या उपयुक्त सभी। तो सर 5 नंबर का राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा वो आपका उपयुक्त सभी के अंतर्गत आ जाएगा। किसके अंतर्गत आ जाएगा सर, उपयुक्त सभी के अंतर्गत आ जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कि कविता, पाठ, नृत्य, संगीत, गीत, गायन आदि आते हैं, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, सामाजिक गतिविधियों के अंतर्गत आते हैं, साहित्यिक गतिविधियों के अंतर्गत आते हैं, सांस्कृतिक गतिविधियों के, या शारीरिक गतिविधियों के। तो कविता, पाठ, नृत्य, संगीत, गीत, गायन आदि ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये सभी आपको पता होगा, ये आपके सांस्कृतिक गतिविधियों के। सांस्कृतिक कार्यक्रम आपका होता नहीं था, क्या बोलते हैं, आपका कॉलेज जब होता था, आपके कॉलेज के टाइम पे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी करवाए जाते थे, हर सैटरडे को करवाया जाता था लगभग। मेरे तो कॉलेज में हर सैटरडे को करवाया जाता है। जब मैं 12th यानी कि नर्सरी से मैंने 12th एक ही कॉलेज में पढ़ा है वहाँ पर, तो वहाँ पर मतलब करवाया ही जाता था। शारीरिक गतिविधियों के अंतर्गत नहीं आते हैं खेलकूद, पीटी, योगा या निबंध लेखन।
तो 7 नंबर का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी आपका ये शारीरिक गतिविधियों के अंतर्गत निबंध लेखन नहीं आता है। आपका पीटी आ जाता है शारीरिक गतिविधियों के अंतर्गत, खेलकूद और योगा ये सभी आ जाते हैं, तो लेकिन ऑप्शन नंबर डी को यहाँ पर लॉक नहीं करेंगे। यहाँ पर नहीं पूछा गया है तो नहीं में आपका निबंध लेखन हो जाएगा, बाकी सब आते हैं। अगला हो जाएगा हमारे कि पाठ्येतर क्रियाएं विद्यालय का आंतरिक भाग हैं जिनका कार्य एक नियोजित संगठन तथा मजबूत विचारों का निर्माण करना है। कथन किस आयोग में कहा गया है? ये किस आयोग में कहा गया? तो ये आपको ये जो आयोग हैं है ना, ये आयोग आपको पिछले वीडियो में पढ़ाए जा चुके हैं, यानी भारतीय शिक्षा आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग, कोठारी आयोग, रामकृष्ण आयोग, ये सभी जितने भी आयोग थे आपके ये काफ़ी आपको पढ़ाए जा चुके हैं। तो आप लोग प्रीवियस ईयर वीडियो देखे ज़रूर होंगे, अगर नहीं देखे तो जाके देखिए, ठीक है। और ये जितने भी आयोग हैं ये आपके सोशल साइंस में भी पढ़ाए गए हैं। ये रामकृष्ण मिशन आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग, कोठारी आयोग, ये सभी पढ़ाया गया, ठीक है। तो यहाँ पर सर 8 नंबर का राइट आंसर जो हमारा कहता है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, माध्यमिक शिक्षा आयोग, ठीक है ना। ये माध्यमिक शिक्षा आयोग के अंतर्गत आते हैं। ये आयोग कहाँ पे आया था? तो माध्यमिक शिक्षा अंतर्गत। अगला हो जाएगा हमारा 9 नंबर क्वेश्चन, कहता है यहाँ पर कि सरकार द्वारा विद्यालय को दिए जाने वाला अनुदान, विद्यालय अनुदान होता है, शिक्षक अनुदान होता है, ए बी और दोनों होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं होता है? तो सर 9 नंबर का राइट आंसर हमारा ए व बी दोनों हो जाएगा, क्योंकि सरकार द्वारा विद्यालय को दिए जाने वाला अनुदान चाहे वो शिक्षक अनुदान हो या विद्यालय अनुदान, दोनों अनुदान हो सकते हैं, ठीक है। अगला हो जाएगा यहाँ पर हमारा कि पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत शामिल है। पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत शामिल हैं राष्ट्रीय पर्व शामिल है, शैक्षिक भ्रमण शामिल है, ए व बी दोनों है, या इनमें से कोई नहीं? तो सर 10 नंबर का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो 10 नंबर का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर आपका राष्ट्रीय पर्व और शैक्षिक भ्रमण दोनों हो जाएंगे, इस वजह से हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साइड चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि विद्यालय में संचालित पाठ्य सहगामी गतिविधियों के प्रकार हैं। शारीरिक गतिविधियाँ हैं, सांस्कृतिक गतिविधियाँ हैं, साहित्यिक गतिविधियाँ हैं, या उपयुक्त सभी हैं? तो सर 11 नंबर का राइट आंसर हमारा आपका ये हो जाएगा, यहाँ पर उपयुक्त सभी हो जाएगा। जितने भी साथी दे रहे हैं उपयुक्त सभी, यानी इसमें आपका शारीरिक गतिविधियाँ, साहित्यिक गतिविधियाँ और सांस्कृतिक गतिविधियाँ, ठीक है ना। विद्यालय में संचालित पाठ्य सहगामी गतिविधियाँ जो हैं वो आपकी शारीरिक गतिविधि क्या है वो अभी ऊपर आपको बताया गया, वो भी आ जाता है इसके अंतर्गत। आपका सांस्कृतिक गतिविधियाँ होती हैं, चाहे वो नृत्य, पाठ, मतलब नाचना, गाना, कूदना, ये सब जो होता है वो सब इसमें आ जाता है। उसके बाद साहित्यिक गतिविधियाँ भी आती हैं, उपयुक्त तो सभी हो जाएगा यहाँ पर हमारा राइट आंसर, ठीक है। अगला हो जाएगा हमारा कि साहित्यिक गतिविधि है, ये आपका क्या हो जाएगा? इसमें नृत्य हो जाएगा, कहानी लेखन, उच्चारण प्रतियोगिता, या फिर आपका शैक्षिक भ्रमण हो जाएगा। तो सर 12 नंबर का राइट आंसर हमारा यहाँ पर जो साहित्यिक गतिविधियाँ के अंतर्गत आ जाता है वो आ जाता है कहानी लेखन। कहानी लेखन आपका साहित्यिक गतिविधि के अंतर्गत आ जाता है। अगला 13 नंबर कहता है यहाँ पर कि शिक्षक संदर्शिकाओं का प्रकाशन कक्षावार विषयवार किस स्तर पर किया गया है? 6 से 8 तक, 1 से 5 तक, 1 से 8 तक, या 8 से 10 तक? तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा जो 13 नंबर का हो जाएगा, तो 13 नंबर का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ये आपका कक्षा 1 से लेकर के 8 तक होता है, 1 to 8 होता है। अगला हो जाएगा कि किसके अंतर्गत तैयार टीचिंग एड मॉडल संदर्भ पुस्तकें क्रय की जाती हैं? स्थायी सामग्री, अस्थायी सामग्री, ए व बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो सर राइट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? तो सर राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा 14 नंबर का ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे, अस्थायी सामग्री हो जाएगा। ये सब टीचिंग एड मॉडल संदर्भ ये हैं क्रय की जाती हैं, अस्थायी सामग्री होती हैं, ठीक है। अगला हो जाएगा यहाँ पर 15 नंबर के पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों के संचालन का दायित्व सौंपना चाहिए? शिक्षकों पर सौंपना चाहिए, अभिभावकों पर, या फिर बच्चों को, या फिर जिला विद्यालय निरीक्षक को? तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर शिक्षकों पर सौंपना चाहिए। दायित्व किस पर सौंपना चाहिए? शिक्षकों पर, टीचर पर सौंपना चाहिए। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि समय सारणी दर्शाती है। समय सारणी जो है वो क्या दर्शाती है? वो दर्शाती ये है कि बच्चों की अधिगम प्रक्रिया को, या शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया को, या फिर प्रधानाध्यापक के नेतृत्व को, या सभी क्रियाकलापों को? तो सर 16 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा सर सभी क्रियाकलापों को, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी सर सभी क्रियाकलापों को हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी के साइड चला जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को पाठ्यपुस्तकें निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं? निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं, है ना, भारत सरकार द्वारा, या फिर आपका राज्य सरकार द्वारा, या फिर आपका अभिभावक द्वारा, या फिर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों 17 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? सर 17 नंबर का राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी के साइड,
राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, उस पर लिखा नहीं रहता है, जो पुस्तकें होती है सरकारी पुस्तकें होती है उस पर लिखा रहता है ऐसा। अगला हमारा यहाँ पर हो जाएगा कि कक्षा 1 में कुल निर्धारित पाठ्य पुस्तकें हैं। कक्षा 1 में कुल निर्धारित पाठ्य पुस्तकें कितनी होती हैं, है ना, कितनी होती निर्धारित। अभी तो आपको पता है कि कितनी भी सब्जेक्टें हो जाती हैं, मतलब 8 सब्जेक्टें समथिंग होती हैं, 8 से 9 सब्जेक्ट, 8 से 9 पीरियड भी होते हैं, आपको तो पता ही है। लेकिन बात करते हैं यहाँ पर कि कक्षा में कुल निर्धारित कितनी की गई, निर्धारित पुस्तकें कितनी हैं, तो वो पुस्तकें सिर्फ और सिर्फ 2 होती हैं, है ना, 2 पुस्तकें होती हैं। अब उसके अंदर सब्जेक्ट चाहे जितनी हों वो मायने नहीं रखता है, ठीक है ना। लेकिन वहाँ पर बात आती है दोस्तों यहाँ पर कि अभी क्या है कि आप लोगों को पता है कि अभी कॉलेज में वगैरह में क्या है कि सभी पुस्तकें अलग अलग होती हैं, ठीक है ना। और जो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं, जो सरकारी स्कूल होते हैं, जैसे चाहे वो प्राथमिक हो, तो उनमें सब में क्या होता है कि कक्षा 1 में जो पुस्तकें होती हैं वो 1-2 पुस्तकें होती हैं, और 2 पुस्तकों के अंतर्गत सारी सब्जेक्टें आ जाती हैं, जैसे 3-4 सब्जेक्ट इसमें, 3 सब्जेक्ट इसमें, इस तरह से भी आ जाती हैं। समय सारणी से बचत होती है, आय की बचत होती है, समय और श्रम की होती है, या फिर शिक्षण की होती है, या व्यय की होती है। तो सर 19 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 19 नंबर का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा, समय सारणी से बचत होती है, समय और श्रम दोनों की बचत जो है वो होती है। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि कक्षा कक्ष एवं कक्षा कक्ष के बाहर किसी सार्थक क्रियाकलाप को संपन्न कराने के लिए आवश्यक है TLM बनाना, पेड़ पौधे लगाना, मैदान की सफाई करना, या फिर योजना बनाना। तो सर 20 नंबर का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे। सर किसको लॉक करेंगे, ऑप्शन नंबर डी को यहाँ पर लॉक करेंगे, योजना बनाना, ठीक है ना। अब यहाँ से हम शुरुआत करते हैं दोस्तों अपने चैप्टर नंबर किसकी, चैप्टर नंबर 3 के, जो आपके ठाकुर पब्लिकेशन के चैप्टर नंबर 3 जो है, चैप्टर नंबर 3 का मैं आपको नाम बता दूँ, वो चैप्टर है अभिलेख एवं आपदा प्रबंधन, है ना। आपने अगर चैप्टर देखिए, सीरीज वगैरह में चैप्टर के नाम नहीं दिया रहता है, उतना डिटेल में भी नहीं दिया रहता है, लेकिन जो बुकें होती हैं उनमें आपको डिटेल में मिल जाएगा। लेकिन अब इस टाइम बुक खरीदने का कोई मतलब नहीं है दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कि बुक आप नहीं पढ़ पाओगे और आपके लिए कॉस्टली भी पड़ जाती हैं, ठीक है ना। 1000 रुपये का समथिंग जो होता है पूरा सेट ही होता है, अलग अलग बुकें इसकी नहीं मिलती कि ऐसा कहिए आप मैथ की ले लीजिए, उसके बाद ये पूरा सेट ही आता है, आपको अलग से तो मिलेगा ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर चैप्टर नंबर 3 की शुरुआत करते हैं। इसके PDF में आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, टेंशन मत लीजिए आप लोग। यहाँ पर बहुविकल्पी देखते हैं, यहाँ पर दिया गया पहला क्वेश्चन कि SMC पंजिका को कहते हैं, SMC पंजिका को कहते हैं। यहाँ पर देखिए आपको मैं उत्तर भी यहाँ पर इंक्लूड कर दे रहा हूँ, इसमें इंक्लूड कर दूंगा PDF में, कुछ इसी प्रकार से आपको दिखेगा उत्तर, ठीक है, जिससे आपको उत्तर ढूंढने में भी आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पर SMC पंजिका को कहते हैं, आय पंजिका कहते हैं, व्यय पंजिका, या आय व्यय पंजिका, या इनमें से कोई नहीं। तो सर यहाँ पर राइट आंसर हमारा जो फर्स्ट नंबर का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी को यहाँ पर लॉक करेंगे, आय व्यय पंजिका। सर ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे यहाँ पर। अब बात करते हैं यहाँ पर, देखिए अभी यहाँ पर ये भी दे सकता था, A व B दोनों, ऐसे भी दे सकता था, ठीक है, इस तरह से भी दे सकता था। बात करते हैं यहाँ पर कि बालकों के जन्मदिन की पंजिका में अंकित किया जाता है छात्र का नाम। तो जन्मदिन की पंजिका की बात की जा रही है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है ना, किसकी बात की जा रही है, जन्मदिन की पंजिका की बात की जा रही है। तो छात्र का नाम, पिता का नाम, छात्र की जन्म तिथि या उपरोक्त सभी। तो आपको तो पता ही है, सेकंड नंबर में ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे सर, ऑप्शन नंबर डी। ऐसा नहीं है कि जन्मदिन बता दिया गया तो उसमें भी क्या जन्मदिन ही पढ़ी जाएगा। अब किसका जन्मदिन है वो भी तो होना चाहिए, नाम भी होना चाहिए, वो नाम, वो किसका लड़का है उसके पिता का नाम भी तो होना चाहिए, इसकी पहचान हो सकती है, ठीक है, छोटे बच्चे की पहचान उसके पिता से ही होती है। तो यहाँ पर क्या पिता का नाम भी हो जाएगा, इस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर डी के साइड चला जाएगा, ठीक है। आप ये मत सोचिएगा कि हाँ ये सोच लिए कि यहाँ पर जन्मदिन की पंजिका की बात की जा रही है तो सबकी जन्मतिथि हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3, मात्र शिक्षक संघ के कुल सदस्यों की संख्या होती है, कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है। सर कुल सदस्यों की संख्या में आपको बता दो 15 से 20 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं सर, 15 से 20 सदस्य इसमें होते हैं। ये तो आपका जुबान पे रटा होना चाहिए क्वेश्चन। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि आर्करेंट महोदय ने आपदाओं को उनकी उत्पत्ति के आधार पर कितने भागों में बांटा है, कितने भागों में उनकी उत्पत्ति के आधार पर बांटा है आपदाओं को। तो सर 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 4th नंबर का, ऑप्शन नंबर 1। कितने आपदाओं में बांटा है, तो सर 2 आपदाओं में उन्होंने बांटा है। सर ऑप्शन नंबर फर्स्ट को यहाँ पर हम लोग लॉक करेंगे। किसको लॉक करेंगे सर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट को। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि प्राकृतिक आपदाएं कितने प्रकार की होती हैं।
तो जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं वो तो आपको पता ही है कितने प्रकार की होती है सर, 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी हैं अगर आपको पता है 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं उसके अगर आपको पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा ऑफलाइन में। बाढ़ तथा सुनामी जैसी आपदाएं आती है, बाढ़ तथा सुनामी जैसी जो आपदाएं होती हैं वो आती हैं, किस में आती हैं? वायुमंडलीय संकट, दोनों में या जलीय में, या इनमें से कोई नहीं। तो बाढ़ तथा सुनामी जैसी जो आपदाएं आती हैं वो आपको तो पता है, होना ही होना चाहिए। बाढ़ हो गई चाहे सुनामी हो गई, बाढ़ हो गई चाहे सुनामी हो गई, ये सभी आपके जलीय संकट के अंतर्गत आते हैं। किसमें? ये सभी जल में आते हैं। सुनामी और बाढ़ जल में आता है। ये मानसून वगैरह ये आपका वायुमंडलीय संकट नहीं है, जलीय संकट है ये। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि मीना मंच का आप लोगों ने नाम सुना होगा। मीना मंच का प्रमुख उद्देश्य है, तो मीना मंच का जो प्रमुख उद्देश्य है वो हो जाएगा बालिकाओं की शिक्षा का विकास। ये तो आपको पता ही है। मीना मंच के कार्यकारिणी समिति में सदस्य होते हैं, उसमें कितने सदस्य होते हैं तो ये भी आपके ज़ुबान पर रटा होना चाहिए। कितने सदस्य होते हैं सर? उसमें 5 सदस्य होते हैं। सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि बाल गणना पंजिका है, बाल गणना पंजिका है विद्यालय अभिलेख है या शैक्षिक अभिलेख है या आर्थिक अभिलेख है या फिर सामाजिक अभिलेख है? तो सर 9 नंबर का राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विद्यालयी अभिलेख हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? विद्यालयी अभिलेख हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए को यहाँ पर लॉक करेंगे। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि अध्यापक शिक्षक डायरी में वितरित रखता है, विवरण रखता है, ठीक है ना, डायरी में विवरण रखता है वर्ष भर का लेखा जोखा, दैनिक आधार पर लेखा जोख, दैनिक आधार पर या मासिक आधार पर या वार्षिक आधार पर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सर 10 नंबर का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 10 नंबर का राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर वार्षिक आधार पर रखता है ना। अध्यापक शिक्षक डायरी आपका वार्षिक आधार पर होता है, क्योंकि वर्ष भर आप एक क्लास में पढ़ते हैं ना, तब जाके पेपर देते हैं, तो वहाँ पर वार्षिक पूरा होता है। मतलब एक जो होता है डायरी जो होती है उसमें वार्षिक 12 महीनों का लेखा जोखा रखा जाता है एक में। ऐसा नहीं कि हर महीने वो रजिस्टर जो होता है वो बदला जाता है। अब बात आती है यहाँ पर दोस्तों की आवधिक निरीक्षण में के निम्न सिद्धांत हैं। आवधिक निरीक्षण के निम्न सिद्धांत हैं, जवाबदेही, उपलब्धता, निदान का सिद्धांत या उपयुक्त सभी। तो सर 11 नंबर का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपका यहाँ पर उपलब्धता भी आ जाएगा, जवाबदेही भी आ जाएगी, निदान का सिद्धांत भी आ जाएगा। इस वजह से हमारा उपयुक्त सभी के साइड चला जाएगा। अगला और 12 नंबर क्वेश्चन बनता है कि बेसिक शिक्षा में गुणवत्ता प्रबंधन शिक्षक और प्रशिक्षण प्रबंधन नवाचारों का प्रबंधन कौन करता है? तो उसका जो प्रबंधन करता है वो कौन करता है सर? प्राचार्य डाइट करता है या फिर जिलाधिकारी करता है, परियोजना निदेशक करता है या जिला विकास अधिकारी करता है? तो सर 12 नंबर का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्राचार्य डाइट करता है। कौन करता है सर? प्राचार्य डाइट करता है। हमारा ऑप्शन नंबर ए के साइड चला जाएगा। अगला हमारा यहाँ पर क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, आइए देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है यहाँ पर कि विद्यालय के संचालन में जिन उपकरणों तथा वस्तुओं की आवश्यकता होती है उनको किस पंजिका में रखा जाता है? निःशुल्क में, स्टॉप पंजिका में या स्वास्थ्य परीक्षण पंजिका में या शिक्षक डायरी में? तो सर यहाँ पर राइट आंसर जो हमारा 13 नंबर का हो जाएगा वो हमारा आपका हो जाएगा स्टॉप पंजिका में, ठीक है ना। किस में रखा जाता है? स्टॉप पंजिका में, स्टॉक पंजिका में रखा जाता है। मीना मंच द्वारा संपन्न किए जाने वाली गतिविधियाँ हैं, मीना मंच द्वारा संपन्न किए जाने वाली गतिविधियां हैं बाल विवाह, स्वास्थ्य एवं सफाई, दहेज या उपयुक्त सभी। तो सर 14 नंबर का राइट आंसर हमारा उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपके यहाँ पर दहेज भी आ जाता है, बाल विवाह भी और स्वास्थ्य एवं सफाई भी आ जाता है। इस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे यहाँ पर। अगला हो जाएगा कि प्रति उप विद्यालय निरीक्षक डिप्टी साहब जिसे कहते हैं, डिप्टी या का पद कब समाप्त किया गया? तो इसका पद जो है दोस्तों वो कब समाप्त किया गया, क्योंकि अब ये पद नहीं है ना। आप लोगों ने एक चीज़ सुना होगा, एक कहावत सुनेंगे, उसमें आगे डिप्टी साहब हो गए लड़ाई, ऐसा कुछ था कि हाँ ऐसा था कि आज छुट्टी काल छुट्टी, ऐसा कुछ करके था, ठीक है। तो यहाँ पर प्रति उप विद्यालय निरीक्षक डिप्टी साहब, तो डिप्टी साहब आते थे ना, मतलब छोटे बच्चों के मुँह से आप लोगों ने सुना भी होगा, मतलब हम लोग भी ऐसा कहते थे, लेकिन अभी वो बीच की लाइन क्या बोलते हैं, चलो कोई बात नहीं, याद नहीं आ रहा। यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों कि उसका जो पद है वो कब समाप्त किया गया, उसका पद कब समाप्त किया गया? सर 15 नंबर का ऑप्शन नंबर है 1996 को समाप्त किया गया सर, 1996 को समाप्त किया गया। अगला हमारा हो जाएगा यहाँ पर कि सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी का दूसरा नाम है। सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी जो है उसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा? वो खंड शिक्षा अधिकारी भी होता है, उसका दूसरा नाम खंड शिक्षा अधिकारी भी होता है।
विद्यालय में शिक्षक की भूमिका होती है। तो सर विद्यालय में शिक्षक की भूमिका होती है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि एक मित्र के रूप में, एक निर्देशक के रूप में, एक दार्शनिक के रूप में, या उपयुक्त सभी। तो देखिए इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चूँकि उसको एक मित्र के रूप में भी होना चाहिए, एक दार्शनिक के रूप में भी होना चाहिए, एक निर्देशक के रूप में भी होना चाहिए, तभी एक कुशल शिक्षक होता है, वो कुशल शिक्षक की भूमिका होती है। इस वजह से उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ शिक्षक हैं, हाँ हम शिक्षक हैं, डरा धमका के रहेंगे, ऐसे रहेंगे, वो रहेंगे। एक मित्र के रूप में होंगे ना, तो आप जो बच्चे हैं वो अपनी समस्याओं को भी बताते हैं आपसे। एक निर्देशक के रूप में होते हैं तो निर्देश देते हैं, तो अच्छे से आप उस पर अमल भी कर सकते हैं। एक दार्शनिक के रूप में भी होते हैं कि बच्चे में क्या गुण हैं, कैसे क्या कर रहा है, तो वो आप उसको अच्छे से पहचान सकते हैं कि उसमें क्या खूबियाँ हैं, कैसा है वो। ठीक है, तो अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा 18 नंबर की, विद्यालय में छात्रों की अनुशासनहीनता बढ़ना, यानी कि प्रधानाचार्य की भूमिका, प्रधानाचार्य का उत्तरदायित्व, प्रधानाचार्य का कार्य, या प्रधानाचार्य की जवाबदेही। तो किस पर निर्भर करता है ये? तो 18 नंबर ये किस पर निर्भर करता है? प्रधानाचार्य की जवाबदेही पर निर्भर करता है सर, प्रधानाचार्य की जवाबदेही पर निर्भर करता है। अगला हो जाएगा मीना मंच का स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो मीना मंच का स्थापना का उद्देश्य क्या था? यह सुनिश्चित करना कि लड़कियां सही आयु में प्रवेश लें, या फिर यह सुनिश्चित करना कि लड़कियों में नेतृत्व और सहयोग की भावना को विकसित किए करना, या फिर यह नेतृत्व था कि यह सुनिश्चित करने में सहायता प्रदान करना कि लड़कियां प्रतिदिन स्कूल आएँ, या फिर उपरोक्त सभी। तो सर 19 नंबर का राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे सर। यहाँ पर आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी ये सभी हो जाएंगे, ए व बी और सी तीनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों कहता है हमारा 20 नंबर, कहता है कि समस्या समाधान का प्रमुख अंग है शिक्षण प्रक्रिया, निर्णयन प्रक्रिया, अनुशासन प्रक्रिया, या अधिगम प्रक्रिया। तो 20 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 20 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? फटाफट आप लोग अंदाज में बता दीजिए। तो इसका राइट आंसर जितने भी साथी हमारे दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, निर्णयन प्रक्रिया, उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा, उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले चैप्टर की यहाँ पर बात करते हैं जो कि हमारा दिया गया चैप्टर नंबर 4। जी हाँ दोस्तों, चैप्टर नंबर 4 हमारा क्या कहता है? ये हमारा ये कहता है कि क्वेश्चन जो हमारा चैप्टर है वो आप चैप्टर का नाम में बता दे रहे हो, क्योंकि बहुत से लोगों को चैप्टर का नाम नहीं पता, चूँकि जो राजन पब्लिकेशन होती हैं या पवन पब्लिकेशन होती हैं, या फिर आप किसी भी प्रकार की गाइड लेते हो तो उसमें चैप्टर वाइज नहीं होता। हाँ, अगर आप ठाकुर पब्लिकेशन की गाइड लेते हो, आप ऑल इन वन लेते हो, तो वहाँ पर आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों, ठीक है ना। लेकिन वो भी कॉस्टली आती है, ठीक है ना। जितनी भी देखिए अच्छी चीज़ें हमेशा कॉस्टली ही आती हैं, आपको ये पता होना चाहिए, है ना। हर चीज़ कॉस्टली होती है, हर वो अच्छी चीज़ जो होती है वो कॉस्टली होती है, ये आपको मानना चाहिए, है ना। अब बात करते हैं यहाँ पर इस चैप्टर का नाम जो है वो है राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर कार्य करने वाले अभिकरण, यानी चैप्टर नंबर 4। और इसमें कुल टोटल चैप्टर 4 हैं, टोटल चैप्टर 4 हैं। और चैप्टर अब आपको अलग चैप्टर और भी अधिक मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो चैप्टर मेन चैप्टर वो 4 ही हैं और इन्हीं के अंदर का सब कुछ आता है। अब ऐसा कर दिया जाए कि हाँ राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर कार्य करने वाले अभिकरण, इनको 2 चैप्टरों में बांट दिया जाए, तो वो बात अलग हो जाती है कि हाँ राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने वाले अभिकरण, दूसरा चैप्टर राज्य स्तर पर कार्य करने, लेकिन यहाँ पर दोनों एक ही में है। तो यहाँ पर टोटल 5 चैप्टर हैं, सेकंड लास्ट चैप्टर है आपका, यानी कि आपका यह चौथा चैप्टर। इसके बाद अभी हम 5वां देखेंगे, उसके बाद वीडियो का यहाँ पर हम लोग एंड करेंगे, बहुविकल्पी आपके कंप्लीट, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुविकल्पी जो प्रीवियस ईयर के बहुविकल्पी हैं उनको स्पेशल, उनके ऊपर स्पेशल वीडियो बन जाएगी। उसके बाद जो प्रीवियस ईयर के अति लघुत्तरी हैं उनके ऊपर स्पेशल वीडियो बन जाएगी। और उसके बाद प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं उनकी सॉल्विंग के ऊपर भी आपको एक वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों पहले क्वेश्चन की, जो कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि SCERT का गठन कब हुआ था? तो SCERT का गठन 1 सितंबर 1960 को हुआ था, या 1 सितंबर 1961 को हुआ था, 22 सितंबर 1950 को हुआ था, या 1 अक्टूबर 1960 को हुआ था? जल्दी से बताइए आप सभी साथी। देखिए राइट आंसर यहाँ पर हमारा फर्स्ट नंबर का जितने भी प्रशिक्षु हमारे साथी आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, 1 सितंबर 1961 को हुआ था, यानी 61 को हुआ था, 1961 को। अगला हमारा हो जाएगा सेकंड नंबर की NCERT के कितनी क्षेत्रीय समितियां हैं? कितनी क्षेत्रीय समितियों की यहाँ पर बात की जा रही है, कितनी क्षेत्रीय समितियां हैं? तो सर क्षेत्रीय समितियों की यहाँ पर संख्या जो हो जाएगी वो 4 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी सर? 4 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन थर्ड नंबर के राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना कब हुई थी सर?
वो हुई थी 15 अगस्त 1980 को, 17 अगस्त 1995 को, या 12 सितंबर 1960 को, या 1 अक्टूबर 1990 को। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा दोस्तों जो हो जाएगा थर्ड नंबर का, वो हमारा ऑप्शन नंबर बी को सर लॉक करेंगे। यहाँ पर किसको लॉक करेंगे सर? ऑप्शन नंबर बी को, 17 अगस्त 1995 को। अगला हो जाएगा न्यूपा कहाँ स्थित है? न्यूपा कहाँ स्थित है? ठीक है ना, इलाहाबाद में, भुवनेश्वर में, मुंबई में, या नई दिल्ली में? तो न्यूपा आपको पता होना चाहिए। जो न्यूपा है वो आपका नई दिल्ली में है। न्यूपा का फुल फॉर्म आपको मैं काफ़ी बार इसी सब्जेक्ट में आपको बता चुका हूँ, इसके पहले वाले वीडियो में आपको बता चुका हूँ। तो उसका आपका जवाब अगर पता है तो आप लोग नीचे ऑफलाइन कमेंट में ज़रूर देना न्यूपा का फुल फॉर्म क्या होता है। और आपका इग्नू का अगर फुल फॉर्म पता है, इंदिरा गांधी करके थे, ठीक है, इतना हिंट दे दिया बहुत है। इग्नू का फुल फॉर्म इंदिरा गांधी करके था, तो इसका तो नाम लिखा ही है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय, इसका नाम बताने की जरूरत नहीं। लेकिन फिलहाल न्यूपा का आप लोग बता दीजिए स्थित है, ये कहाँ पर स्थित है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय, इग्नू जिसे कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इसका जो स्थित ये कहाँ पर स्थित है? तो ये सर ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है ना, नई दिल्ली में। वो भी आपका न्यूपा भी नई दिल्ली में, इग्नू भी नई दिल्ली में है, लेकिन न्यूपा का आपको फुल फॉर्म बताना है। न्यूपा का फुल फॉर्म बताने, यानी न्यूपा आपको यहाँ पर स्पेलिंग देख रहे हो ना, NUEPA, न्यूपा का फुल फॉर्म। अगला हो जाएगा नीपा का नाम बदल के न्यूपा कब किया? नीपा का नाम बदल, पहले इसका नाम नीपा था, NIEPA था, लेकिन उसको अब यू कर दिया गया। तो बताइए दोस्तों, आप सभी साथी क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब आप लोग बताइए जल्दी से। तो ये किया गया था दोस्तों 1979 में किया गया था, 1979 में ये किया गया था। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान का नाम बदलकर राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय किस वर्ष में किया गया? जी हाँ दोस्तों, किस वर्ष में किया गया था? 2001 में, 2003 में, 2002 में, या 2000 में? तो सर 7 नंबर का राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी को यहाँ पर लॉक करेंगे, 2002 में। ठीक है ना, कब हुआ था? 2002 में। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि राज्य हिंदी शिक्षा संस्थान स्थित है लखनऊ में, नई दिल्ली में, आगरा में, या वाराणसी में? तो 8 नंबर का राइट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी के साइड चला जाएगा। किसके साइड? वाराणसी हो जाएगा हमारा यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी सर वाराणसी हो जाएगा यहाँ पर हमारा राइट आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कि मनोविज्ञान, जी हाँ दोस्तों, मनोविज्ञान शाला की स्थापना कब की गई? 1945 में, 1946 में, 1947 में, या 1948 में? तो 9 नंबर का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो सर 9 नंबर का हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो 1947 हो जाएगा सर, 1947 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि परीक्षा न्याय प्राधिकारी उत्तर प्रदेश कार्यालय कहाँ? सभी को पता है इलाहाबाद में है। राज्य शिक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश स्थित कहाँ है? ये भी क्वेश्चन बताने की ज़रूरत ही नहीं है, आपका लखनऊ में है। उसके बाद भारत की प्रथम मनोविज्ञानशाला कहाँ है? ये भी आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है ना, इसका जवाब आपको देने की ज़रूरत ही नहीं है। 12 नंबर ये भी आपका कहाँ हो जाएगा? इलाहाबाद में हो जाएगा। NIUS की स्थापना कब हुई थी? तो इसका भी आपको आंसर जो है वो पता है। ठीक है ना, 1989 में हुई थी, याद रखिएगा आप लोग NIUS। ठीक है ना, NIUS डीलर जो होता था ना, ये अभी करवाया गया था, तो उसका जो है NIUS की स्थापना जो है, अब वो डीएलएड नहीं NIUS के थ्रू करवाया गया था, इस वजह से बात हो रही है। अब ये नहीं मत सोचिएगा कि NIUS डीएलएड एक ही चीज़ है। NIUS के थ्रू एक डीएलएड करवाया गया था, एक ही बार करवाया गया था, यानी जो प्राइवेट टीचर हैं उन्होंने किया था तो उनकी मान्यता बिल्कुल BTC के बराबर थी। ठीक है, तो उस NIUS की बात हो रही है जिसने ये करवाया था। तो NIUS की स्थापना जो हुई थी वो 1989 में हुई थी सर। कब हुई थी? 13 नंबर का 1989। अगला हमारा हो जाएगा यहाँ पर 14 नंबर की राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विद्यालय की स्थापना हुई 1962 में हुई थी, 1956 में, 1973 में, या 1981 में? तो सर 14 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 14 नंबर का हो जाएगा 1962 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। न्यूपा परिषद का अध्यक्ष होता है, जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को पता होगा न्यूपा परिषद, आपको पता होगा, न्यूपा का फुल फॉर्म भी आपको पता होगा, है ना, आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर लिखा होगा। राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, मानव संसाधन विकास मंत्री होता है, या कुलपति होता है? तो 15 नंबर का राइट आंसर हमारा हो जाएगा मानव विकास मंत्री होता है, मानव संसाधन विकास मंत्री होता है। और इस टाइम मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा। NCERT स्थित है, NCERT स्थित है, तो NCERT आपका कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है? तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय तो आपको तो पता ही है, आपको तो पता ही है, अभी वहाँ पर धरने भी हुए हैं तो आपको तो पता ही है, तो वो लखनऊ में है। ठीक है ना, जिसे हम SCERT कहते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर कि प्रदेश में संस्कृत विषय का पठन पाठन किस कक्षा से प्रारंभ किया गया?
तो किस कक्षा से प्रारंभ किया गया था? वो थे दोस्तों 18 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, कक्षा 3 से प्रारंभ किया गया। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय की स्थापना कब हुई? तो उसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी ऑप्शन नंबर ए सर 1985 को हुई थी। कब हुई थी सर? 1985 को हुई थी। 20 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि निम्न में से कौन सा कार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का नहीं है? सेवा पूर्व प्रशिक्षण, या फिर शैक्षिक अनुसमर्थन, सेवारत प्रशिक्षण, या विभिन्न छात्रवृत्ति परीक्षाओं का आयोजन। तो सर राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा वो आपको तो पता ही, आप दिख ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बताने की जरूरत ही नहीं, जब दिख ही रहा है तो विभिन्न छात्रवृत्ति परीक्षाओं का आयोजन। सर ऑप्शन नंबर डी को यहाँ पर लॉक करेंगे। किसको लॉक करेंगे सर? ऑप्शन नंबर डी को। नेक्स्ट चैप्टर जो आपका और लास्ट चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 5। जी हाँ दोस्तों, चैप्टर नंबर 5 जो है वो आपका क्या बनता है? वो बनता है जिला एवं स्थानीय स्तर पर कार्य करने वाले अभिकरण। ठीक है ना, जिला एवं स्थानीय स्तर पर कार्य करने वाले अभिकरण, वर्किंग एट डिस्ट्रिक्ट एंड लोकल लेवल। ठीक है ना, तो इस चैप्टर के आपके जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, इस चैप्टर के आपके जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, समथिंग आपके क्वेश्चन बनेंगे, वही क्वेश्चन आपको पता ही 20 से 25 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं हर चैप्टर से, तो वो सारे के सारे इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि दिया गया कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम सरकारी गजट में कब पारित हुआ या कब प्रकाशित हुआ, है ना, कब प्रकाशित हुआ? तो ये सब जो प्रकाशित हुआ था, ये हुआ था आपका कब प्रकाशित हुआ था? ये आपका 19 अगस्त 1972 को ये पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब बना? सूचना का अधिकार अधिनियम कब बना था? 2001 में, 2003 में, 2005 में, 2007 में। तो राइट आंसर सूचना का अधिकार अधिनियम की बात की जा रही है, तो इसका जो सूचना का अधिकार अधिनियम है वो कब बना था? ठीक है ना, वो कब बना था? तो वो बना था 2005 में। ठीक है ना दोस्तों, कब बना था? 2005 में ये बना था, 2005। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि यूपीटीटी परीक्षा के प्रश्नों का स्वरूप है, प्रश्नों का स्वरूप है, तो ये तो आपको पता ही है, आपके लघुत्तरी आते नहीं आते, लघुत्तरी दोनों नहीं आते, तो इस वजह से सर बहुविकल्पी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। उसका जो प्रारूप है या स्वरूप है वो बहुविकल्पी, क्योंकि बहुविकल्पी ही प्रश्न पूछे जाते हैं वहाँ पर। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि जिला स्तर पर सर्वोच्च अकादमिक संस्था का नाम है सीमेट, डॉएट, या फिर SCERT या BRC। तो जिला स्तर पर तो आपको पता है डाइट जिसे कहते हैं। ठीक है ना, डाइट जिसे हम कहते हैं, डाइट का फुल फॉर्म क्या है कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल ने बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 को स्वीकृति प्रदान की? 1972 को स्वीकृति प्रदान की। अनुच्छेद 300, अनुच्छेद 205, अनुच्छेद 200 या अनुच्छेद 201। तो 5 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? 5 नंबर का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 200, है ना, अनुच्छेद 200 हो जाएगा यहाँ पर हमारा राइट आंसर। अगला हो जाएगा यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कि बेसिक अध्यापक शिक्षा सेवा नियमावली कब बनी? तो 1982 को बनी थी, 1983 को, 1981 को या 1980 को। तो सर 6 नंबर का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर 1981। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि सूचना का अधिकार विधेयक लोकसभा में कब आया? सूचना का अधिकार विधेयक लोकसभा में कब आया? तो दिसंबर 2004 में आया, दिसंबर 2005 में आया, दिसंबर 2003 में आया, दिसंबर 2006 में आया। तो सर 7 नंबर का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दिसंबर 2004 में आया। कब आया सर? दिसंबर 2004 में आया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर डाइट का उद्देश्य है। डाइट के क्या उद्देश्य होते हैं? तो आपको पता होना चाहिए। प्रत्येक जिला शिक्षक अनुसंधान केंद्र खोलना, या फिर माध्यमिक विद्यालय खोलना, या जिला प्रशिक्षण विद्यालय खोलना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये आपको पता होना चाहिए। डाइट का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है कि प्रत्येक जिला में जिला प्रशिक्षण विद्यालय खोलना। डाइट की स्थापना कब हुई थी? तो डाइट की स्थापना जो है वो हुई थी 1986 को हुई थी। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे यहाँ पर, जितने भी साथी हमारे दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी। अगला हमारा हो जाएगा यहाँ पर कि ब्लॉक स्तर के शिक्षा अधिकारी को क्या कहते हैं? तो ब्लॉक स्तर के जो शिक्षा अधिकारी होता है उसको कहते हैं हम लोग BRC कहते हैं। यूपी टेट के प्रमाणक की वैधता क्या है? तो इसकी वैधता अभी क्या है ये, ठीक है ना, अभी इस टाइम आपको तो पता है, ये जल्द ही क्या किया गया है, इसको अनलिमिटेड कर दिया गया है। इसको क्या कर दिया जाए? अनलिमिटेड कर दिया जाएगा। फिलहाल के लिए ये क्वेश्चन आपका जो है वो
अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो ये रॉन्ग माना जाएगा, लेकिन अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसमें आपका अनलिमिटेड वाला जो ऑप्शन है वो ज़रूर आएगा। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि डाइट के अकादमिक कार्य संचालन हेतु कितने वरिष्ठ प्रवक्ता की संस्तुति की जाती है। तो उसमें जो वरिष्ठ प्रवक्ता हैं उसमें कितने वरिष्ठ प्रवक्ताओं की संस्तुति की जाती है, तो उसमें 6 प्रवक्ताओं की संस्तुति की जाती है। जिला के बेसिक शिक्षा का सर्वोच्च अधिकारी कार्यकारी अधिकारी होता है, PES होता है, समन्वयक होता है, खंड शिक्षा अधिकारी होता है, या BSA होता है, BSA होता है जिसे हम कहते हैं बेसिक शिक्षा अधिकारी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा 13 नंबर का राइट आंसर हमारा हो जाएगा BSA हो जाएगा। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि बेसिक शिक्षा के अंतर्गत कितने अनुभाग है। तो बेसिक शिक्षा के अंतर्गत जो अनुभागों की संख्या है ना, अनुभागों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो इसमें 14 अनुभाग होते हैं। कितने अनुभाग होते हैं सर, 14 अनुभाग होते हैं। अगला यहाँ पर हमारा क्वेश्चन ये बनता है, अगला क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पर कि ब्लॉक एवं न्याय पंचायत संसाधन केंद्रों के एकेडमिक सपोर्ट के उद्देश्य से बनाए गए हैं BRC NPRC दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो ब्लॉक एवं न्याय पंचायत दोनों के एकेडमिक सपोर्ट के अंतर्गत जो बनाए गए हैं वो क्या बनाए गए हैं, वो दोनों बनाए गए, यानी उसमें BRC और NPRC दोनों बनाए गए हैं। TT का पूरा नाम बताने की ज़रूरत ही नहीं है, ये नहीं पता तो कुछ भी नहीं पता हो सकता है। 17 नंबर कि शिक्षा विभाग की स्थापना कब हुई। तो शिक्षा विभाग की जो स्थापना है वो कब हुई, यहाँ पर बात की जा रही है, तो वो हुई थी 1910 में इसकी स्थापना हुई थी। शिक्षा विभाग की स्थापना 1910 में हुई थी। BTC का संशोधित नाम क्या है, वाह क्या क्वेश्चन है, DLED BTC का संशोधित नाम है। अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा 19 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि जिला स्तर की सर्वोच्च अकादमिक संस्था, जो जिला स्तर की सर्वोच्च अकादमिक संस्था है, जिला स्तर की सर्वोच्च अकादमिक संस्था जो है, ठीक है ना, वो संस्था है डाइट है, SCERT है, सीमेट है या फिर BRC है। तो जिला स्तर पर क्या होता है वो आपको तो पता ही है, क्या होता है सर, डाइट होता है, ठीक है ना। अगला हमारा हो जाएगा लास्ट प्रश्न कि प्रत्येक जनपद में कार्यरत जिला समन्वयक अधीन होते हैं, जिला विद्यालय निरीक्षण के अधीन होते हैं, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के अधीन होते हैं, डाइट प्रचारक के अधीन होते हैं, या जिला अधिकारी के अधीन होते हैं। तो यहाँ पर 20 नंबर का राइट आंसर हमारा दोस्तों हो जाएगा कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के अधीन होते हैं। यहाँ पर देखिए आंसर भी मैंने नीचे इंक्लूड कर दिया। तो उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा, और उम्मीद करते हैं सारा कुछ आपको यहाँ पर इम्पोर्टेंट लगा होगा, है ना, इम्पोर्टेंट भी लगा हो। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक भी करें, और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त मित्रों के साथ ज़रूर से ज़रूर करें, क्योंकि उनको भी मतलब इन सब चीज़ों से अवगत हो सके कि एक वीडियो में सारे बहुविकल्पी जो हैं वो करा दिए गए हैं। और उम्मीद करते हैं इसी में से मतलब पूछ लिए जाएंगे। इसका एक और पार्ट है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इसी में से आपके पूछ ले जाते हैं, इससे बाहर आपका पूछा ही नहीं जाएगा। तो सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऐसे ही किसी वीडियो के लिए आप लोग चैनल को जरूर से जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।